हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा एक न्यू चैप्टर और आज के चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो बच्चों एक बात हम थोड़ा सा समझते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस का पता करना होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाए, तो प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हमें ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी होती है। अब जब हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के दो बेस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम मर्केंटाइल सिस्टम भी कहते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। आज की क्लास में हम समझेंगे सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो आज मैं ये सिखाने वाला हूँ कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है बच्चों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, हम बिजनेस में किसी भी लेन देन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश रिसीव हो या हम कैश पे करें। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, जब हमें कोई कैश रिसीव हो या हम कोई कैश पे करें तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हम ट्रांजैक्शन को यानी तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब कैश की पेमेंट नहीं हुई है या हमें कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है। यानी सिंपल वर्ड में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तब करेंगे जब हमने कोई कैश पे किया है, कैश पेड मतलब कैश में कुछ पेमेंट हुई है या फिर हमें कोई कैश रिसीव हुआ है, यानी इन दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, अगर ठीक है इसमें किसको रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कि कोई एक्रूड इनकम, इसमें एक्रूड इनकम या फिर कोई क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। ठीक है, इन्हें हम रिकॉर्डिंग नहीं करते कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब हमने कोई कैश पे किया हो या हमें कोई कैश रिसीव हुआ हो। एक्रूड इनकम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड, इन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते। बच्चों थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अब और अच्छे से क्लैरिटी देता हूँ मैं इसको। इसमें क्या होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सपेंस किस ईयर का है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लो कि हमने कोई रेंट की पेमेंट की है। मान लो कि हमने कोई रेंट जो है वो पे किया है और अभी जो हमारा करंट ईयर है जो चल रहा है वो है 2021। हमारा करंट ईयर 2021 है और हमने रेंट पे किया है है 5,000 रुपये का, और ये रेंट जो है ये है 2022 के लिए, अगले साल के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा करंट ईयर जो है वो है 2021 और हमने रेंट की पेमेंट की है 5,000 रुपये की, और ये रेंट जो है ये 2022 का है। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि हमने, और ये जो रेंट की पेमेंट हुई ना 5,000 रुपये की, ये पेमेंट हुई है 2021 में। मतलब ये कि 2021 में मतलब हमारे करंट ईयर में हमने कोई रेंट पे किया है 5,000 रुपये का, और ये रेंट जो है ये 2022 से बिलोंग करता है। हमने 2022 का रेंट 2021 में ही पे कर दिया, इसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड रेंट। मतलब ये रेंट जो है ये प्रीपेड हो गया और इसका बेनिफिट हमें इस साल नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट हमें इस साल नहीं मिलेगा। हमने रेंट इस साल पे किया लेकिन बेनिफिट हमें अगले साल मिलेगा। हमने रेंट 2021 में पे किया, बेनिफिट हमें 2022 में मिलेगा। तो बच्चों बेनिफिट 2022 में मिलेगा,
लेकिन कैश बेसिस के हाँ रियल में देखा जाए तो ये जो रेंट है ये हमारा 2021 का खर्चा नहीं है, ये 2022 का खर्चा हुआ। ठीक है, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही बोलता है कि खर्चा इस साल का है ही नहीं। लेकिन कैश बेसिस क्या बोलता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि अगर इस 5,000 रुपये की रेंट की पेमेंट 2021 में हुई है, बेनिफिट 2022 में मिलेगा, हमें बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है, पैसा तो हमारे जेब से 2021 में ही गया है, तो इसका मतलब ये 5,000 रुपये हमारा एक्सपेंस है और इसे हम करेंगे रिकॉर्ड। ये हमारा एक्सपेंस है और हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई सबको। तो यानी कि इसको रिकॉर्ड किया जाएगा इस 5,000 रुपये को, बेशक ये प्रीपेड है, अगले साल का है, लेकिन हम इसको इसी साल का खर्चा मानेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात बताता हूँ यहाँ पर, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हम पढ़ेंगे तो ये मैं आगे चल के बताऊँगा, तो उसमें क्या होगा कि इसकी एक एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, इसकी एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और हमें क्या करना पड़ता है कि इस खर्चे को करंट ईयर का खर्चा ना मान के जिस ईयर में बेनिफिट मिलेगा उस ईयर का खर्चा मानेंगे और इसकी एक एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, जब वो फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, वो 18वें 19वें चैप्टर में पढ़ोगे, तब जाके सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल बस इतना समझ लो कि अगर हमने 2022 का कोई खर्चा 5,000 रुपये का 2021 में ही पे कर दिया, पैसा 2021 में हाथ से गया है, तो हम इसको 2021 का ही खर्चा मानेंगे। ठीक है, पैसा गया, खर्चा हो गया, चाहे वो खर्चा किसी भी ईयर से रिलेटेड हो। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों कोई कैश हमें रिसीव हो जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमें कोई कैश रिसीव हुआ, एक मिनट, हाँ तो बच्चों फिर इतना समझ में आ गया था, तो ये बातें हमें समझ में आ गई है। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लो कि हमें किसी ने ऑर्डर दिया, किसी ने हमें ऑर्डर दिया, ऑर्डर में ये उसने हमें कहा कि हमें 500 शर्ट चाहिए और एक शर्ट जो है वो मान लो 1,000 रुपये का है, तो 500 शर्ट कितने के हो गए, 5 लाख रुपए के हो गए। तो एक शर्ट 500 रुपये, सॉरी एक शर्ट 1,000 रुपये का है, किसी ने हमें 500 शर्ट का ऑर्डर दिया और उसने यानी कि 5 लाख रुपए बनते हैं, किसी ने हमें ऑर्डर दिया। अब उसने क्या किया, उसने हमें एडवांस में 2 लाख रुपए दे दिए। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है ये इनकम है, ये 2 लाख रुपए हमें मिल गए, 2 लाख रुपए हमारे पास आ गए, ये इनकम है। ठीक है, ये हमारी, अब यहाँ पे बात यहाँ पे आती है कि इसको रिवेन्यू मान लिया जाता है। अब एक्चुअल बेसिस बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर एक्चुअल बेसिस जब हम पढ़ेंगे, एक्चुअल बेसिस बोलता है कि अभी तक हमने उसको शर्ट तो दी नहीं, अभी तक हमने उसको शर्ट तो दी नहीं है, शर्ट की डिलीवरी हुई नहीं है, पैसा एडवांस में आया है, तो ये अभी हमारी इनकम नहीं हुई। ठीक है, तो इसको इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम कैश बेसिस की बात करें, कैश बेसिस कहता है कि अगर किसी ने हमें एडवांस में पैसा दे दिया है तो हम उसको अपनी रिवेन्यू मान लेंगे। रिवेन्यू मतलब एक तरह से सिंपल समझने के लिए समझ लो कि इनकम मान लेंगे। ठीक बच्चों, ये बात समझ में आ गई है। तो कैश बेसिस का एक ही रूल याद रखो, कैश गया चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, वो हमारा खर्चा है, और कैश आया चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, वो हम उसको इनकम मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ में आ गई है। देखा जाए तो शर्ट का ऑर्डर आया भी हम, ठीक है, 5 लाख का शर्ट है, इसकी डिलीवरी हम फ्यूचर में करने वाले हैं, लेकिन पैसा हमें एडवांस में मिल चुका है, तो हम कैश बेसिस में इसको अपनी रिवेन्यू मान लेंगे, अपनी इनकम मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई है। बच्चों बस ये समझाने के लिए इनकम बोल रहा हूँ, इनकम एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बस समझने के लिए इतना याद रखो कि इनकम बोलो उसको, इनकम बोलने में समझ में सही आएगा। वैसे रिवेन्यू वर्ड ठीक है। तो बच्चों ये 2 बातें हमें समझ में आ गई है। एक्चुअल बेसिस इसकी एडजस्टमेंट करता है, एक्चुअल बेसिस में एडवांस इनकम को लायबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो इसको बिटा रहा हूं मैं। चलो कुछ बातें और समझते बच्चों। अब हम समझते हैं एक्रूड के बारे में। ठीक है,
अब हम समझते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, एक मिनट। तो बच्चों फिर अब हम समझते हैं थोड़ा एक्रूड इनकम क्या होती है। बच्चों एक्रूड इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम होती है जो हमारी इनकम तो होती है लेकिन उसे मांगने का राइट हमारे पास नहीं होता। इनकम तो होती है लेकिन उसको मांगने का राइट हमारे पास नहीं होता, तो हम उसे एक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लो मैंने 1 जनवरी 2021 को किसी को लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? मान लेते हैं 1 लाख का लोन दिया है मैंने। 1 जनवरी 2021 को मैंने किसी को लोन दिया है। ठीक है, और वो लोन कितने का दिया मैंने? 1 लाख रुपए का। इस पर मुझे 10% का ब्याज उससे मांगना है। इस पर मुझे उससे ब्याज मांगना है कितने का? 10% का। ठीक है, 10% पर एनम। ये बातें समझ में आ गई है। मैंने किसी को 1 जनवरी 2021 को लोन दिया है 1 लाख रुपए का 10% के रेट से, और जिसको भी लोन मैंने दिया है उसने कहा देखो भाई मैं आपको इंटरेस्ट जो दूंगा वो आपको दूंगा 30 सितंबर को, यानी कि हम इंटरेस्ट आपको 30 सितंबर से पहले नहीं दे सकते। इंटरेस्ट हम आपको 30 सितंबर को देंगे। अब बच्चों यहाँ देखो, जल्दी ध्यान से देखो। 1 जनवरी को हमने लोन दे दिया, ठीक है, 1 लाख का 10% की रेट से। उसने कहा कि ये इंटरेस्ट मैं आपको 30 सितंबर को दूंगा 2021 को। इसका मतलब बच्चों बात यह है कि हम 30 सितंबर से पहले इंटरेस्ट नहीं मांग सकते। 30 सितंबर से पहले हम इंटरेस्ट नहीं मांग सकते। ठीक है, इंटरेस्ट तो हमारा हर दिन बनेगा, हर दिन इंटरेस्ट बनेगा, और हर दिन का इंटरेस्ट एक्रूड होगा। एक्रूड मतलब बनता जाएगा। जैसे मैंने 1 जनवरी को लोन दिया तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, हर दिन इंटरेस्ट बन रहा है 10% के रेट से। 4 जनवरी, इसी तरीके से जनवरी से फरवरी आएगा तो 1 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर मार्च आएगा तो 2 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा, अप्रैल आएगा तो 3 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर अप्रैल का मई आएगा तो 4 महीने का इंटरेस्ट होगा, फिर मई का जून आएगा तो 5 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। जितने महीने होते जाएंगे इंटरेस्ट एक्रूड होता जाएगा, इंटरेस्ट बनता जाएगा। लेकिन वो इंटरेस्ट ड्यू कब होगा? वो ड्यू होगा 30 सितंबर को, क्योंकि उसने हमें पहले ही कह दिया कि 30 सितंबर को ही इंटरेस्ट मैं पे करूँगा, उससे पहले नहीं कर सकता। तो अब होगा क्या, एक मान लो कि हम अपना अकाउंट बंद करते हैं 31 मार्च को। अब हम अपना अकाउंट बंद करते हैं कब? 31 मार्च को हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो जनवरी से मार्च तक 3 महीने बन गए। इसका मतलब कि हमारा कुछ ब्याज बन गया। 1 लाख का हमने लोन दिया था, 10% इंटरेस्ट है। जनवरी को लोन दिया था, मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का 3/12 कर देते हैं। 0 से 0 और ये 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, 4 बार भी कट गया। इसको काटेंगे 2500 रुपये। तो इसका मतलब ये कि 2500 रुपये का हमारा ब्याज बना, तो ब्याज एक्रूड हो गया। इसे बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। 2500 का ब्याज बन गया। एक्रूड इंटरेस्ट 2500 का ब्याज बन गया। ये इंटरेस्ट एक्रू हो गया बच्चों, बट अभी रिसीव नहीं होगा। इसकी ड्यू डेट आएगी 30 सितंबर को। मुझे लगता है ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, लेकिन अभी ये ड्यू नहीं हुआ, एक्रू हो गया। अब कैश बेसिस बोलता है ये आपकी इनकम नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझो, कैश बेसिस कहता है ये आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि अभी आपको ये रिसीव नहीं हुई। ये आपकी इनकम नहीं है क्योंकि ये अभी आपको रिसीव नहीं हुई। ये 30 सितंबर को रिसीव होगी। जब रिसीव होगी तब इनकम मानेंगे, अभी इनकम नहीं मान सकते। कैश बेसिस बोलता है अभी ये इनकम नहीं है, ये इनकम जब रिसीव होगी तब इसको इनकम मानेंगे, अभी ये इनकम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम आगे चल के जो सेकेंड टाइप पढ़ेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो इसको इनकम मानेगा।
एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसको इनकम मान लिया जाएगा, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कैश बेसिस इसको इनकम नहीं मानता, ठीक है बच्चों, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ है। तो ये बात भी मैंने समझा दी, एक्रूड इनकम क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधार ट्रांजैक्शन, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो उधार, जैसे हमने किसी को उधार सेल किया, अगर हम किसी को उधार सेल करते हैं या हम कोई उधार परचेज करते हैं तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, चलो और समझते हैं। जैसे कि मान लो हमने क्रेडिट सेल किया राम को 1 लाख रुपए का, और राम ने कहा कि 2 मंथ बाद पेमेंट करूंगा। तो बच्चों कैश बेसिस कहता है कि अभी तो इनकम नहीं है ये, क्योंकि अभी हमने सेल की है और पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो ये अभी की इनकम नहीं है। जब ये 2 महीने बाद मिलेगा पैसा तब इसको इनकम मान लेंगे, बट ये अभी इनकम नहीं है क्योंकि अभी रिसीव नहीं हुआ। तो क्रेडिट सेल को इनकम नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से समझो इस बात को। क्रेडिट सेल को इनकम नहीं माना जाएगा क्योंकि पैसा भी रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि कैश बेसिस बस 2 ही बातें पहचानता है, कैश आया या कैश गया, फिर उसी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्चुअल बेसिस को इनकम मान लेगा, ठीक है, बाद में इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से। लेकिन कैश बेसिस में इसको इनकम नहीं मानेंगे। इसी तरीके से बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बच्चों कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट तो हम ले चुके हैं, लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की। बेनिफिट मिल चुका है हमें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लो हाँ मैंने एक बिल्डिंग किराए पे ली और बिल्डिंग का किराया था 10,000 रुपये। मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग को किराए पर लिया और उसका जो रेंट था वो था 10,000 रुपये। बच्चों मैं 1 महीना रहा बिल्डिंग में और उसका रेंट पे नहीं किया, तो अगर मैं 1 मंथ उस बिल्डिंग में रहता हूँ, ठीक है, तो 1 मंथ का जो रेंट होगा वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने पे नहीं किया। हाँ, जब पे कर दूंगा तो आउटस्टैंडिंग नहीं होगा। तो कैश बेसिस कहता है कि अगर आप 1 महीने बिल्डिंग में रहे, उस बिल्डिंग का किराया 10,000 रुपये है, आपने पे नहीं किया तो आपका खर्चा नहीं है, लेकिन एक्चुअल बेसिस को खर्चा मान लेगा। कैश बेसिस बोलता है जब आपने पे ही नहीं किया तो खर्चा किस बात का, बात समझ में आ गई। तो इस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी खर्चे नहीं मानते, ठीक है बच्चों। तो ये भी बात हमें समझ में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं, कुछ बातें और समझ लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। तो बच्चों जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये कौन, हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। एक बात और समझो बच्चों, हमारे एक्सपेंडिचर 2 तरह के हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। ये वैसे मैंने पहले करवा रखा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अच्छे से समझा रखा है, डिटेल में जानने के लिए वहाँ जाके देख लेना। इसी तरीके से रिसीट्स भी हमारी 2 तरह की हो सकती है। कैपिटल रिसीट्स होती है और रिवेन्यू रिसीट्स भी होती है। तो बच्चों हमारे 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स भी 2 होती है, कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स। तो कैश बेसिस क्या करता है, कैश बेसिस इसमें डिफरेंस नहीं करता। कैश बेसिस क्या करता है, अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो वो क्या करता है, दोनों को एक ही, यानी कि दोनों खर्च को एक सेम मान लेता है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, दोनों खर्च को सेम मान लेता है। बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं नॉर्मली जो हम एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं या फिर हम लायबिलिटी की पेमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे हमारी लायबिलिटी कम हो जाए या फिर हमारी एसेट्स बढ़ जाए।
जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई प्लांट खरीदा, कोई मशीन खरीदा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या हमने कोई लोन को वापस कर दिया तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हम कोई लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए करें या कोई एसेट्स खरीदे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे डेली के खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, डेली के नॉर्मल खर्चे होते हैं हमारे, ठीक है। तो क्या ये होता क्या है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सारे खर्चे एक ही है। बिल्डिंग खरीदो तो भी खर्चा, सैलरी पे करो तो भी खर्चा, रेंट पे करो तो भी खर्चा, प्लांट खरीदो तो भी खर्चा, सारे खर्चे हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो वो खर्चा है। इसी तरीके से कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स को भी ये सेम मान लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या हो सकता है बच्चों? हमने किसी एसेट्स को सेल कर दी और उससे पैसा आया, ये कैपिटल रिसीट्स है। हमने कहीं से लोन लिया, ठीक है, यानी कि लोन लिया मतलब कि लायबिलिटी बढ़ गई हमारे ऊपर। हमने लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो लायबिलिटी बढ़ना कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। ये हमने किसी एसेट्स को सेल कर दिया तो एसेट्स घटेगा हमारे पास से, ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीट्स है। और रिवेन्यू रिसीट्स में क्या आएगा? जैसे सेल हो गया, गुड्स का सेल हो गया, रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये रिवेन्यू रिसीट्स है। इनके बारे में मैंने पहले एक डिटेल में एक वीडियो बनाई, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देख सकते हो, एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाके देख लेना। तो बच्चों ये बातें हमें समझ में आ गई, ये दोनों को एक ही मानता है। इस वजह से हर साल के प्रॉफिट सेम नहीं होंगे, हर साल के प्रॉफिट सेम नहीं होंगे। अब बात आएगी कि हर साल प्रॉफिट सेम क्यों नहीं होते यहाँ पर। तो बच्चों हर साल प्रॉफिट सेम इसलिए नहीं होते क्योंकि जिस ईयर में हम बिल्डिंग खरीदेंगे या प्लांट खरीदेंगे तो उस ईयर में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए उस ईयर का में प्रॉफिट बहुत कम आएगा या लॉस भी आ जाएगा। और जिस ईयर में हमने कोई एसेट्स परचेज नहीं किया है तो उस ईयर में हमारा प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा आएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, खुद ही सोच के देखो कि हम एसेट्स को भी खर्चा मान लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हमने कोई बहुत बड़ी 500-600 करोड़ रुपए की एसेट्स खरीदी है तो ये उसको एसेट्स ना मानकर उसको खर्चा मान लेते हैं। तो उस ईयर में खर्चा मानेंगे तो लॉस, हमारा अकाउंट्स तो लॉस ही दिखाएगा, ठीक है, या प्रॉफिट बहुत ही कम दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहता है। जिस ईयर में कोई हम बड़ी एसेट्स खरीदते हैं या किसी बड़ी लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो उस ईयर का प्रॉफिट बहुत कम आता है। और जिस ईयर में कोई एसेट्स या लायबिलिटी नहीं खरीदी जाती, ठीक है, एसेट्स नहीं खरीदी जाती है, किसी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं होती, तो उस ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा आता है, ठीक है। जिस ईयर में एसेट्स खरीदेंगे उसमें प्रॉफिट कम आएगा, जिसमें एसेट्स नहीं खरीदेंगे उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट में उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है। तो बच्चों ये भी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि क्या इस मेथड के लिए कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। इस मेथड को करने के लिए बिल्कुल भी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आराम से कर सकता है। क्योंकि बस यहाँ पे दो ही बातें ध्यान में रखनी, पैसा आया इनकम, पैसा गया खर्चा, बस, ठीक है, यही होता है। दूसरी बात, इस मेथड को कौन करते हैं, किस बिजनेस में इस मेथड का अप्लाई होता है? तो बच्चों ज़्यादातर ये मेथड किसी NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। ऐसे बिजनेस में जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, किसी NGO में हो सकता है, स्कूल में, कॉलेज में हो सकता है इसका इस्तेमाल। लॉयर्स हो गए, एडवोकेट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये सब इसका अकाउंट करते हैं, ये सब इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बस कैश आने और जाने की रिकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं भी यही मेथड इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हम उधार तो कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। तो हम एक ही बात ध्यान में रखते हैं कि अगर बच्चों ने फीस दे दी तो इनकम हो गई, और ठीक है, और हमने कोई सामान खरीदा तो खर्चा हो गया, ठीक है। तो हम लोग भी कैश बेसिस को ही फॉलो करते हैं, तो इन लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। इस मेथड में प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है? तो बच्चों इस मेथड में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। जितना भी पैसा आया रिसीट्स, उसमें से जितना भी पैसा गया पेमेंट, बस रिसीट्स में से पेमेंट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। प्रॉफिट या इनकम कुछ भी निकाल रहे हो तो रिसीट्स में से पेमेंट माइनस कर दो, और इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। एक अकाउंट बनता है, अकाउंट का नाम होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और रिसीट्स में से अगर हम पेमेंट घटा दें तो जो डिफरेंस होगा वो इनकम या प्रॉफिट होगा। तो बच्चों ये भी बात हमें समझ में आ चुकी है। हाँ, अब बात करते हैं कि क्या ये मेथड कंपनी एक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर है नहीं। अभी जो करंट में हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, उसने क्या किया, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मान्यता नहीं दी।
इसी तरीके से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी कैश बेसिस को मान्यता नहीं मिला है। इसी तरीके से IFRS के द्वारा भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मान्यता नहीं मिला है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है हम कर तो सकते हैं, लेकिन कोई भी इसको मान्यता नहीं देता। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें कि क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से प्रॉफिट या लॉस जो है वो सही आता है या गलत आता है, तो आंसर इससे बच्चों सही प्रॉफिट का पता नहीं चलता। ठीक है, इससे हमें सही प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चल पाता, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते, बहुत सी चीज़ों की एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस को खर्चा मान लेते हैं, एडवांस इनकम को इनकम मान लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को खर्चा नहीं मानते। ठीक है, क्रेडिट सेल को इनकम नहीं मानते, तो जिस वजह से इसमें प्रॉफिट सही नहीं आता। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा रीड करते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, मैंने मोबाइल में लिखा हुआ है तो मोबाइल से समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हाँ, आगे लिखा है, इसमें लिखा है, हेडिंग है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लिखा है अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। सॉरी, इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। इसमें लिखा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक वो कैश में रिसीव नहीं हो जाते। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर पेड, और एक्सपेंस को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो पे नहीं हो जाते हैं। बच्चों इतना समझ में आ गया? इनकम जब तक रिसीव नहीं हो जाती तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और एक्सपेंस जब तक पे नहीं हो जाता तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे उधार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एंड आर इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर दैम। जब तक कैश एक्चुअली पे ना हो जाए या कैश एक्चुअल में रिसीव ना हो जाए तब तक हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दस प्रॉफिट इज मियरली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसीव्ड्स ओवर एक्चुअल पेमेंट। यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल में जो कैश रिसीव हुआ है और एक्चुअल में जो हम कैश पे करते हैं, दोनों का डिफरेंस। एक्चुअल में जो कैश रिसीव हुआ है, एक्चुअल में जो कैश पे हुआ है, दोनों का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट होगा। 10 व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम आर नॉट कंसिडर्ड। बच्चों यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। प्रीपेड एक्सपेंस को ये खर्चा मानते हैं क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट इसी ईयर में हुई है। एडवांस इनकम को इनकम मान लेते हैं क्योंकि पैसा रिसीव हो गया है, और एक्रूड इनकम को इनकम नहीं मानते क्योंकि पैसा रिसीव नहीं हुआ है। क्रेडिट सेल को इनकम नहीं मानते हैं क्योंकि पैसा रिसीव नहीं हुआ है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को खर्चा नहीं मानते हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है। आगे लिखा है इनकम और प्रॉफिट इज, ये हो गया। दिस बेसिस इज यूजफुल फॉर प्रोफेशनल्स पीपल लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एटसेट्रा। ये मेथड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर, इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कि इस मेथड के फ़ायदे और नुकसान। तो पहला फ़ायदा एडवांटेज। एडवांटेज में देखो, एडवांटेज ये है कि इट इज़ ए सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है, सिंपल बेस होता है अकाउंटिंग का। एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट मेड। क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। पैसा आया तो इनकम और गया तो एक्सपेंस, इसलिए ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है। आगे है दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। बच्चों ये मेथड बहुत ही ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई अनुमान नहीं लगाना, ठीक है, कोई जजमेंट नहीं लेनी। अनुमान क्यों नहीं लगाना? बच्चों देखो, जब हम एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं तो एक्रूअल हाँ, तो बच्चों मैंने क्या कहा था, इस मेथड में अनुमान नहीं लगाना पड़ता। एक कारण बताता हूँ क्यों। एक्रूअल बेसिस जब तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि क्रेडिट सेल को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं
तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैसे डूबने के चांस होते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल में क्या होता है कि हमने आज कोई सामान सेल किया, तो सेल करने के बाद क्या होगा कि वो पैसा हमें अभी रिसीव नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। अब जब पैसा फ्यूचर में रिसीव होगा तो वो डूब भी सकता है, कस्टमर पैसा लेके भाग सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, या वो पैसा हमें बाद में न भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो हम एक अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, जजमेंट करते हैं कि कितने % पैसा हमारा डूबेगा। तो हम एक्रूअल बेसिस मेथड में अनुमान भी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड की बात करूं मैं, तो इस मेथड में किसी भी तरह का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जाता, ठीक है बच्चों। तो इस मेथड में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जाता, इसलिए ये मेथड काफ़ी ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ऑब्जेक्टिव मेथड है ये। आगे थर्ड एडवांटेज है इसका, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। इसमें बोला गया बच्चों कि ये मेथड सिर्फ उन्हीं बिजनेस में इस्तेमाल होता है या उन्हीं जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहाँ पर होंगे ज़्यादा, वहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल नहीं होता। बच्चों अब इस मेथड के हमने एडवांटेज तो पढ़ ली हैं, अब कुछ डिसएडवांटेज भी पढ़ते हैं। क्या है डिसएडवांटेज में, सुनो क्या है। पहला, इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें बच्चों एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है, इन सब की और क्रेडिट की एडजस्टमेंट नहीं होती कोई भी, जिस वजह से ये मेथड प्रॉफिट या लॉस सही नहीं बताता, यानी ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताता। इससे ना तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी पता चलती है, सही पता चलती है, ना ही सही प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये अकाउंटिंग के मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता। अभी मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये भी समझ लो थोड़ा सा। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस साल की रेवेन्यू है उस साल के खर्चे को उसी साल दिखाना है, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, हमने सेल इस साल किया, ठीक है, लेकिन इस साल के जो भी खर्चे हमने इस साल पे नहीं किए उसको अगले साल पे करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इनकम तो इसी साल कमा ली, लेकिन हमने खर्च को नेक्स्ट ईयर में दिखाया, तो यहाँ पर बच्चों मैच नहीं हुआ, रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच नहीं हुआ, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को इग्नोर करता है, ठीक है। और आगे लिखा है दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं करते। तो एज ए रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर। और इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन को दोनों को एक ही मान लेते हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता, जिस वजह से 2 साल का प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं होती, कभी प्रॉफिट कम हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं। इसकी अभी 2-3 वीडियो और बनेंगी। एक में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कराऊंगा, उसमें थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। जो बातें मैंने इस वीडियो में बता दी वो बातें उसमें नहीं बताऊंगा, और इसके बाद दोनों में एक डिफरेंस कराऊंगा, ठीक है। तो 3 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग क्या करना, इससे पहले की भी वीडियो जाकर देखो प्लेलिस्ट में। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।